So thank you so much for making me the part of this program. I hand over the mic to the Santosh Shinde sir. All the best sir. ये सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा सोनाथ का कि ये मौका हमें आप सभी को मिलने का दिया और मिलने के साथ साथ कुछ अनुभव साझा करने का भी मौका यहाँ पर मिल रहा है। एक जो और परिचय में एक मुद्दा रह गया कि राज्य बाल हक संरक्षण आयोग का मैं एक सदस्य भी रह चुका हूँ और जब हम आयोग के सदस्य थे तो हमारी पहली इंक्वायरी फोस्टर केयर की थी। इसमें क्या हुआ था कि एक मैं स्टेट का नाम नहीं, डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूँगा, कि एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ बच्चों को भेजा गया था फैमिली में, और जब फैमिली में भेजा गया तो इन बच्चों को, जैसे कल हम बात भी सुन रहे थे ना कि गणपति का त्यौहार आया भेज दिया, दिवाली का त्यौहार आया भेज दिया, तो वैसे ही बच्चों को भेजा गया था और ख़ास करके लड़कियों को भेजा गया था। 16-17 साल की, 15-16 साल की लड़कियां थी जिनको भेजा गया था। जब इन लड़कियों के साथ हमने बात की तो पता चला कि इन लड़कियों ने कंप्लेंट की कि हमें वहाँ काम करने के लिए भेजा गया था क्या। तो मुद्दा ये नहीं था, लेकिन फोस्टर केयर की समझ, हमारी समझ ही इतनी छोटी सी हो चुकी थी या है अभी भी। कल से मैं जब सुन रहा हूँ सभी लोगों को कि हमें लग रहा है कि ये नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की बात हो रही है तो परिवार में भेज देना है तो फिर किसी भी परिवार में भेज दो, कैसे भी भेज दो और कहीं पर भी भेज दो ना, नॉट एक्सेप्टेबल, ये स्वीकार्य नहीं है, ना था। अभी महाराष्ट्र स्टेट के गाइडलाइंस है कि नहीं सर, आपने सही बताया सर कि 2018-19 में एनसीपीसीआर ने कुछ गाइडलाइन तैयार करने के बाद महाराष्ट्र ने खुद के गाइडलाइन भी बनाए इसके। अब ये गाइडलाइन हमने किसी ने पढ़े ही नहीं है, या पढ़े भी हैं तो हमने उसका जो भी मीनिंग निकाला वो सिर्फ हमें जो समझ में आया वो हाथी की तरह है। हाथी की कहानी है ना कि जो हाथ में आया वो हाथी, उसी तरह का हुआ। और इसकी वजह से कल मुझे काफ़ी बुरा लगा कि 2018-19 से हम बात कर रहे, 2026 में बात कर रहे और हम लोग 3 या 4 फोस्टर केयर देने जाने का इतने ही हम दे पाए, तो मुझे लगता है कि ये कोई सराहनीय बात नहीं है। तो कहाँ हमारी गलतियाँ हो रही है ये भी हमें समझना होगा, कहाँ सिस्टम की गलतियाँ हो रही है ये भी हमें समझना होगा। और सिस्टम के गलतियों को सुधारना आसान है, लेकिन हमारे दिमाग में अगर स्पष्टता नहीं होगी तो क्या। और जो हम कल से यहाँ सुनने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बाहर का लोगों का प्रशिक्षण होगा, उनके साथ पैरवी होगी, वो दूसरा मुद्दा। हम पेरेंट्स होने के बावजूद भी हमारे घर के परिवार के 1 या 2 बच्चों को संभालने के लिए हमें कठिनाइयाँ आती है और हम ये कह रहे हैं कि हम और किसी परिवार में बच्चों को चिपका देंगे। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, चिपका देंगे। ये कोई चिपका देने, ये कोई फेविकल का जोड़ नहीं है ना कि चिपका देंगे और वो जोड़ वैसे ही रहेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम इन मुद्दों को कैसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे। दूसरा ये भी मुद्दा है कि क्या हमारी सिस्टम इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है। तो मेंटली हम सब लोग तो जब इस तरह के मीटिंगों में आते हैं तो सब लोग चार्ज हो जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। 2 दिन के बाद आप पूछोगे तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। ये फैक्ट है कि नहीं? क्योंकि आप सब लोग, मैं भी, मेरे साथ हम सब लोग अलग अलग मीटिंगों में जाते हैं, वही होता है। तो फिर इस मुद्दे को अगर सच में हमें कानूनी प्रक्रिया में देखना होगा, समझना होगा। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि कल हमने जो सुना और आज सुबह से जो हम सुनते आ रहे हैं, और इस सत्र में मैं इन सारे मुद्दों को निचोड़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हमारा अगला रोल क्या होगा, हमारी अगली भूमिका क्या होगी, और अगली भूमिका को हम समझने के लिए किस तरह की प्रक्रिया हमें समझना जरूरी है। स्टेट का रोल कहाँ होगा। लेकिन दुर्दैव की बात यह है कि नेशनल लेवल का कंसल्टेशन हमारा है और स्टेट का कोई भी आदमी यहाँ नहीं है। अब ये जो मुद्दा आता है ना, सबसे ज़्यादा संस्थाएं महाराष्ट्र में थी, मैं थी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी आपके जिलों में, आपके राज्यों में 20, 22, 25, 30, 50, 100 के अंदर होगी,
उस जमाने में महाराष्ट्र में हजारों की संख्या थी, हजारों में बच्चे थे, बच्चे भी हजारों में थी। अभी जो उठता था वो CCI बालगृह खोलता था। हाँ, महाराष्ट्र के हाँ मैं आता हूँ उसके ऊपर भी। हाँ, महाराष्ट्र का एक जिला तो ऐसा था कि वहाँ के एक संस्था के 40 खुद के बालगृह थे, और बेटी की शादी हुई तो दामाद को संस्थाएं भेज दी गई। ये वास्तव है। और इससे हटकर अभी हम जब बात कर रहे हैं तो ये संख्या लाखों में जो थी अभी कुछ हजारों में ये संख्या आ चुकी है। अच्छी बात है, महाराष्ट्र बदल रहा है, महाराष्ट्र में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही है। महाराष्ट्र में काम करने वाले जितने भी आप जैसे हमारे जैसे लोग थे उन्होंने बदलाव की प्रक्रिया जरूर लाई है, लेकिन इससे खुश होकर हम हमारी खुद की पीठ थपथपाएंगे तो दिक्कत है। तो अभी थोड़ा सा हमने बहुत अच्छा श्रीखंड खाया है, लेकिन कुछ कड़वी बातें मैं आपसे करने वाला हूँ। ये कड़वी बातें इसलिए है क्योंकि हम अच्छा बोलने के लिए सिर्फ आए नहीं है ना, हमें अगर सच में अच्छा काम करना तो हमें रिफ्लेक्शन भी करना होगा कि कहाँ हमें समझने की ज़रूरत है। तो महाराष्ट्र में बड़ी तादाद में बालगृह की संख्या है। अभी बालगृह में इसलिए शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसके पहले उसे बोला जाता था अनाथालय। तो लोगों को अच्छा लगता था कि आमची संस्था अनाथ मुलांची आहे। आप उसका ये इस नाम से ही पैसे जमा करने का काम बहुत किया। अभी अगर टेक्निकली देखने जाते हैं तो सच में कितने अनाथ हैं सवाल था, ये सवाल उठाए गए। ऑर्फन की जो परिभाषा है, व्याख्या जो है, वो जब हमारे एक्ट में आई तो पता चला अरे सिंगल पेरेंट्स के लोग ज़्यादा थे, दोनों पेरेंट्स के लोग ज़्यादा थे, लेकिन संस्था चालक ये कह रहे थे कि ये अनाथालय है। तो प्रॉब्लम संस्था चालकों का था कि ये अनाथालय करके उन्होंने मजाक की। बच्चों को क्या मिला अलग मुद्दा है, लेकिन फिर भी अभी हम बात जो कर रहे हैं कि जब 2015 के कानून में यानी 2002 के कानून में कुछ मुद्दे अच्छे आए थे, जो आमोद जिनका नाम डॉक्टर वसुंधरा ने जो लिया, प्रयास संस्था जिन्होंने 2000 का कानून बनाने में बड़ा सहयोग दिया था, डॉक्टर अमोद कंठ जो IPS ऑफिसर थे, प्रयास नाम की उनकी संस्था है दिल्ली में तुगलकाबाद में, उन्होंने काफ़ी अच्छा वहाँ पर कंट्रीब्यूशन किया था। कुछ अच्छे मुद्दे तब से आए थे। 2015 के कानून में और बदलाव हुए। ये बदलाव क्यों लाए गए? क्योंकि कानून ही मुद्दा आया था कि सबसे पहले बच्चों की जगह परिवार में ही होनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिसोर्ट फॉर चिल्ड्रन इज एनी इंस्टीट्यूशन, नॉट ओनली CCI, एनी इंस्टीट्यूशन। लेकिन हम सब लोगों को अच्छा कहाँ लगता है? बच्चे कहाँ रहे? संस्था में रहे। मैं सिर्फ छोटी सी बात बता दूँ, जिस 2007 के जो स्टडी का जो जिक्र किया गया था, उसमें महाराष्ट्र में स्टडी मैंने लीड किया था, तो मुझे उसके छोटे छोटे मुद्दे याद है। क्योंकि नेशनल स्टडी ऑन चाइल्ड एब्यूज जो लीड किया गया था दिल्ली में भारत सरकार ने, तो उसका महाराष्ट्र में उसको लीड मैंने किया था। उस मुद्दे में उस स्टडी में एक सवाल बच्चों को भी पूछा गया था कि जब आपको माँ बाप की ज़रूरत होती थी, आपको जब चाहिए तो आपको संस्थाओं में माँ या पिताजी या किसी एक ने आपको संस्थाओं में रखा, तो उस बारे में आपको क्या लगता है? ऐसा एक छोटा सा सवाल था उसमें। तो बच्चों ने ये कहा जो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों ने कहा कि जब हमें माँ बाप की ज़रूरत थी तब माँ बाप ने हमें कहाँ रखा? संस्थाओं में रखा। अभी हम बड़े हो गए, कमा रहे हैं, अभी माँ बाप को हमारी ज़रूरत है, माँ बाप को हम कहाँ रखेंगे? एग्जैक्टली। तो जो बोएंगे वही उगने वाला है। तो हमने जो गलत बोया वही अभी उगने वाला है। तो हमको ये समझना भी होगा कि हमें क्या भूमिका लेनी होगी। पारिवारिक आधारित देखभाल को देश और दुनिया के बच्चों के लिए सबसे अच्छा तरीका माना गया है। हमारे यहाँ पर हमने इसकी शुरुआत बहुत लेट की है, लेकिन बाकी सारी जगह पर इसको लेकर काफ़ी सालों से काम हो रहा था। और ये सारी जो व्यवस्था है इसको हमको पारिवारिक परिस्थिति में बदलना होगा, तो हमको और तैयारी करनी होगी। कुछ मुद्दे जो लाए हैं ये ऑलरेडी हमने विकास के सत्र में भी देखा था कि क्या प्रावधान है इसके संदर्भ में। तो जेजैट
जिसको हमें बेसलाइन मानते हुए काम करना चाहिए। साथ में मिशन वात्सल्य है। अभी मिशन वात्सल्य क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोग्राम अगर हमें आगे लेकर जाना है तो पैसे की जरूरत लगती है, और पैसा किस में है? सिर्फ इस मिशन वात्सल्य में है अभी। हाँ, ये अभी समझना पड़ेगा, ये पैरवी का मुद्दा आएगा अभी अपने लिए, क्योंकि मिशन वात्सल्य में सारा ठूस ठूस के भरा गया है। मैं ठूस ठूस के, ये शब्द शायद अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ठूस ठूस के भरा गया है कि सारा जो है अम्ब्रेला स्कीम के नाते हमने सारा मिशन वात्सल्य में डाल दिया। फिर स्टेट तय करती है प्रायोरिटी हमारी क्या होगी। दिक्कत वहां पर है। फिर स्टेट ने तय कर दिया तो कहाँ कहाँ करना है, तो अलग अलग चीजें, तो अलग अलग तो सीसीआई प्रमोशन, सीसीआई में पैसे बांट दो, स्पॉन्सरशिप में पैसे बांट दो। बाल संगोपन योजना में महाराष्ट्र में सबसे पुरानी महाराष्ट्र की योजना 1974, जहाँ शिशु आधार केंद्र और वसंतिता इन जैसे लोगों ने तभी काम किया था। आज उसका नाम हमने वहीं अलग रखते हुए, लेकिन हमने तो खिरापत बांटने का काम करना शुरू कर दिया है। ये वास्तविकता है। तो पैसे हमारे कहाँ खत्म हो रहे, कहाँ जाने चाहिए, इसके बारे में किसी का भी कंट्रोल नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो उस मुद्दे को लेकर भी हम बाद में बात करेंगे। तो ये सारे मुद्दे हैं मिशन वात्सल्य और राज्य शासन का निर्णय। अभी राज्य शासन का निर्णय मैंने इसलिए किया कि हम लोग कानूनी बात कर रहे हैं, दिल्ली के मिशन, केंद्र सरकार का मिशन वात्सल्य की हम बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम महाराष्ट्र सरकार का भी फॉस्टर केयर को लेकर एक बड़ा एसओपी और बड़ा जीआरई है, जिसमें सारी चीज़ें बताई गई है। अभी गलती से हम लोगों ने उस जीआर को ठीक से ना समझा ना पढ़ा, तो समझा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, तो इम्प्लीमेंट करने की बात दूर दूर तक नहीं रही है। तो उसको भी हमें समझना बहुत जरूरी होगा। ये जो चीज़ें हैं, इसमें एक जो मुद्दा है, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि परिवार से जोड़ना। तो परिवार से जोड़ना यानी क्या? सिर्फ परिवार में बच्चों को भेज देना ये मुद्दा नहीं रहा। परिवार से भी हमें आगे सोचने की जरूरत थी, लेकिन हम सब लोगों को यही लग रहा है कि बच्चों को परिवार में भेज दो, बात खत्म ना। तो हमें जो फिर डॉक्टर वसुंधरा ने बात की, डॉक्टर मैडम ने जो थेरेपेटिक साइकोलॉजी को लेकर बात की, ये सारे मुद्दों को हमने कहीं छुआ भी नहीं है। और हम कह रहे थे कि भाई हमने इतना सारा काम किया। हमें खुद को टटोलना होगा कि क्या हमने किया, क्या नहीं किया। हमें अगर कैपेसिटी बिल्डिंग करना है, अगर हमें एडवोकेसी करना है, तो ये कुछ पिलर्स है जिसको हमको समझना पड़ेगा कि सिस्टम स्ट्रेंथनिंग। अभी जब सिस्टम स्ट्रेंथनिंग की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात नहीं करूंगा। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अलावा भी जो सिस्टम्स है उसको हमें समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में, मैं महाराष्ट्र का उदाहरण इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आपके यहाँ पर भी होता है। महाराष्ट्र के रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने अभी बाल स्नेही ग्राम पंचायत की घोषणा की है। जीपीडीपी की हम बात कर रहे हैं। अभी ये सारे अच्छे प्रोग्राम है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम है, लेकिन ये रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रोग्राम होने के बावजूद अगर गांव के प्रक्रिया में बाल स्नेही का मुद्दा अगर हम नहीं लाएंगे तो फिर हम कैसे मानेंगे कि ये तालुका स्तर के ऊपर आएगा और जिला स्तर के ऊपर आएगा। तो हमें पहले शुरुआत नीचे से ठीक से करनी होगी। तो इस मुद्दे को हमें समझना होगा। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के साथ साथ बाकी सारे सिस्टम के साथ भी हमारा काम होना उतना ही जरूरी होगा। जब हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो कुछ मुद्दे डॉक्टर वसुंधरा ने काफ़ी अच्छे मुद्दे बताए, लेकिन हमें 3 लेवल के ऊपर सोचना होगा। 3 लेवल यानी क्या? बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। हाँ, प्लेसमेंट करने के पहले क्या करना है, प्लेसमेंट करने के दरमियान क्या करना है, और प्लेसमेंट करने के बाद क्या करना है। तो बिफोर में बहुत सारे और कंपोनेंट्स है जिसको हमें समझना उतना ही जरूरी होगा। तो उस नज़रिए से हमें देखना होगा। पब्लिक अवेयरनेस, अभी पब्लिक अवेयरनेस यानी लोग सामने नहीं आ रहे हैं कि महाराष्ट्र के जीआर में एक बात आई थी कि जो परिवार फोस्टर केयर के लिए तैयारी बताएगा उसका इतना मैं अमाउंट नहीं बताना चाहूँगा, कुछ अमाउंट उनके पास उनका सालाना इनकम होना जरूरी था। अगर वो इनकम है तो ही ले सकते, अगर नहीं है तो नहीं ले सकते। अभी इस तरह के कंडीशन हम डालेंगे तो दिक्कत आएगी। तो हमें कुछ
चीज़ें समझनी होगी, उसको 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 बाहर निकालने के लिए हमें और तैयारी करनी पड़ेगी। तो पब्लिक अवेयरनेस ये बड़ा मुद्दा है। हम बाकी सारा काम करते हैं ना सब लोग, यानी विवाह मुक्त महाराष्ट्र, विवाह मुक्त भारत, हाँ, फिर और कुछ कुछ करते रहते हैं हम लोग। तो हम लोग फोस्टर केयर को लेकर कुछ नहीं करते ना अभी। हाँ, मुद्दा वो है ना, तो उसके लिए भी हमें करने की ज़रूरत है। वो तैयारी हम क्या करेंगे, तो हमारा फोकस कहाँ पर है? जो बोलते हैं ना, मराठीत बोलतात ना, जे विकलं जातं त्याच्याबद्दल जास्त बोललं जातं है। हाँ, तो फोस्टर केयर है मुद्दा, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के क्या है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है? अगर बच्चे संस्था से निकल जाएंगे तो संस्था में बच्चे नहीं रहेंगे, और संस्था में बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर कार्यकर्ताओं का पुनर्वसन कैसे होगा? और महाराष्ट्र में तो हम लोग यही बोलते हैं भाई, ये कार्यकर्ताओं का पुनर्वसन है, संस्था है, CCI, ये वास्तविकता है। तो इसको अगर हमें तोड़ना है तो हमें क्या करना होगा? बोलना होगा, और बोलते बोलते इन मुद्दों के साथ लड़ना भी होगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। फिनेंशियल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, कुछ भी करो, पैसे नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। अब अगर आप पैसों की बात करते हैं तो अभी जो बजट आता है, तो बजट में आपने कभी अनुभव किया कि बच्चों का हिस्सा कितना है? अगर सरकार के पास 100 रुपए है तो उसमें बच्चों का हिस्सा कितना है, और उसमें भी चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कितने पैसे हैं? बहुत कम संख्या है, 2 रुपये 23 पैसे। हाँ, नहीं, अभी 2 रुपये 23 पैसे ओवरऑल, और उसमें से फिर 0.00 में चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुद्दे आ रहे हैं। अभी हमारे स्टेट का बजट आएगा 7 मार्च को, तो और पता चलेगा इसमें क्या है। तो हमारे लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, ये मुद्दे को हम कैसे समझने की कोशिश करेंगे। एडवोकेसी एंड पॉलिसी अलाइनमेंट, ये एक बड़ा पिलर है। तो एडवोकेसी करेंगे तो अकेला स्वनाथ जाके चीफ मिनिस्टर को मिलते रहेगा तो कुछ नहीं होगा। सॉरी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी है। अलग अलग लोगों को जाना होगा, अलग अलग लोगों को साथ में लेना होगा, अलग अलग लोगों के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, और अकेले व्यवस्थाओं में अलग अलग लोगों को भी मिलना होगा, जिसमें हमें कुछ इन्फ्लुएंसर लोग तैयार करने पड़ेंगे। हमें हमारे इन्फ्लुएंसर कुछ ना कुछ लोग तैयार करने पड़ेंगे, जो विद इन सिस्टम हमारे लिए काम करेंगे, आउटसाइड सिस्टम हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। तो ऐसे लोगों की हमें लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी, इन लोगों को हमारे साथ लेना होगा। फिर हमें उस तरह का वातावरण तैयार करना होगा कि हमारे लिए ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है और स्टेट की ये जिम्मेवारी कितनी महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी हमें ठीक से अपनानी होगी। तो ये सारे पिलर्स है। ये आप चित्र भी देखते होगे ना, बच्चा जब हवा में होता है तो वो खुश होता है, हमको ये भी समझना पड़ेगा। और बाकी नीचे भी ये 2 बच्चे हैं, तो ये चित्र भी जो है वो काफ़ी रिलेवेंट लगाने की कोशिश हमने की है। बालक की पर्याप्त है, नहीं, ये नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की जब हम बात करते हैं तो ये करना क्यों पड़ रहा है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि होम स्टडी की रिपोर्ट क्या है, बहुत कमज़ोर। हमें नहीं पता आज भी अगर हर एक CCI के 5-5 केस स्टडीज़ को लेकर भी अगर सोनाथ फाउंडेशन थोड़ा सा स्टडी करता है, एक छोटा सा, कि कैसे होम स्टडी किया जाता है, पता चल जाएगा कि होम स्टडी में कितने सारे लैक्यूनाज है, कितने सारे गैप्स है, कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहिए, इससे लेकर क्या मुद्दे जाने चाहिए, इससे यहाँ तक पता नहीं चल रहा है लोगों को। फिर कल होम स्टडी रिपोर्ट सबमिट करना है CWC को, हमारा रिपोर्ट आज सुबह तैयार होता है। वो भी कहाँ तैयार होता है? ऑफिस में बैठे बैठे। हाँ, ये बात सच है, हम कितना भी कहें। यहाँ पर कुछ हमारे सम्मानीय सदस्य है बाल कल्याण समिति के, उनको पता है कि उन्होंने क्या क्या रिपोर्ट्स को लेकर एक्सेप्ट किया है, जो नहीं करना चाहिए था लेकिन किया है ना सर? अरे मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। ये मुद्दे है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमको समझना पड़ेगा। चाइल्ड स्टडी, उसका दस्तावेजीकरण, यानी जो 3 मुद्दे जो थे ना, महाराष्ट्र के रूल्स में आ चुके हैं। फॉर्मेट नंबर 7, फॉर्मेट नंबर 14 एंड फॉर्मेट नंबर 45, 7, 14, 45, ये 3 वर्ड्स में हमेशा बोलता हूँ। इसको लेकर हमारा डिटेल ट्रेनिंग होने की बहुत ज़रूरत है। ICP पता ही नहीं है, ICP में लोग कितने पन्ने का ICP है पूछोगे तो पता भी नहीं होता है, पता भी चला तो उसमें कितने सेक्शंस हैं वो पता नहीं होता है। सारे सेक्शंस हर वक्त भरने होते हैं क्या? नहीं भरने होते हैं, ये भी नहीं पता होता है। और कौन सा ICP का रिपोर्ट कब सबमिट करना होता है
ये इसकी जानकारी किसी को भी ठीक से क्लियर नहीं होती है। ना CWC ने इसको लेकर कभी ठीक से सोचा, नहीं मांगा इसके लिए, किसी ने किया नहीं, और फिर सब लोग यही कहते कि हमारे पास लोड है काम का। नहीं है, लोड हुआ तो भी आप इसी काम के लिए जिम्मेवार हो, तो आपको ये काम करना ही होगा, ये हमारा रोल होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर जब हम स्वनाथ करके भविष्य में ट्रेनिंग की बात करेंगे, तो CCI के सारे लोगों के साथ साथ, DCP यूनिट के सारे लोगों के साथ साथ, बाल कल्याण समिति के लोगों के साथ साथ हमें नमूना क्रमांक 7, नमूना क्रमांक 14 और नमूना क्रमांक 45, ये तीनों को लेकर हमें काम करना पड़ेगा और ये समझाना होगा कि ये क्या है। इसके अलावा फिर ये जो तीसरा मुद्दा है, ट्रॉमा इन केयर, TIC, ये बड़ा मुद्दा भी सामने आ रहा है कि जब बच्चे होम में होते हैं तो उनके साथ में किस तरह का ट्रॉमा होता है, ये सबसे पहले समझना, उस ट्रॉमा के लेकर काम करना। बहुत सारे CCI को आज भी यही लगता है कि हम बच्चों को अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी परवरिश करते हैं तो हमारा काम हो गया ना। जैसे हमारे परिवार का बच्चे को भी ज़रूरत होती है प्यार की, जरूर वो भी गुस्सा करता है, उसे भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, वैसे इन बच्चों के साथ भी होता है। ये समझना और उनके ट्रॉमा इन केयर के लिए सपोर्ट सिस्टम तैयार करना। आज ट्रॉमा इन केयर को लेकर हमारे यहाँ कोई भी SOP या कोई किसी भी तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल नहीं है। तो ये एक स्वनाथ के लिए टास्क हो सकता है कि ट्रॉमा इन केयर को लेकर हम किस तरह के SOPs तैयार करने की कोशिश या ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार करने की प्रोसेस कर सकते हैं, तो वो मुद्दा है। और फॉलोअप करने की जो तैयारी होनी चाहिए उसके, तो ये सारी कमियां थी, इसके लिए ट्रेनिंग का मुद्दा सामने आता है। और इसके लिए फिर क्या होगा, अगर ये हम करते हैं, ट्रेनिंग अगर अच्छा होता है, तो ये सारी चीज़ें होगी कि जहाँ बच्चों के सर्वोत्तम हित के अनुरूप पारिवारिक वातावरण, इसको तैयार करने की हम बात कर सकते हैं। बेहतर शैक्षणिक और भावनात्मक विकास और दीर्घकालीन संस्थानीकरण, यानी हमें उस दिन खुश होना चाहिए कि जिस दिन हमारे संस्था में एक भी बच्चा नहीं आएगा। हम उस दिन के लिए काम करने चाहिए कि जिस दिन हमारे संस्थाओं को ताले लगेंगे। अब ये जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को गुस्सा आता है, अरे हमारे संस्था को ताले लगेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। फिर हु आर द बेनिफिशियरी, हु आर द बेनिफिशियरी, बच्चे नहीं है भाई, हम बड़े लोग बेनिफिशियरी हैं, इसका मतलब ये निकलता है। तो मुझे लगता है कि इसको भी हमें रोकना होगा। और फिर ये सारे प्रक्रिया में अगर हम किसी भी तरह के ट्रेनिंग में जाने की कोशिश करेंगे तो हमें ये 5 मुद्दों को लेकर ध्यान देना होगा कि इंडक्शन में सभी के साथ की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, बच्चों से लेकर CCI के लोगों के साथ से लेकर दोनों परिवार, यानी जिस परिवार में बच्चा जाने वाला है और जिस परिवार का बच्चा है। अभी जिस परिवार का बच्चा है उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं, उस परिवार को भी सपोर्ट सिस्टम में लाना, उस परिवार के साथ भी काम होना, ये हमारी सबकी प्राथमिक जिम्मेवारी होगी। उस परिवार को हम बाजू में रखते हुए काम करने जाएंगे तो नहीं चलेगा। तो उस परिवार के साथ भी हमें काम करना पड़ेगा जिस परिवार का बच्चा हम चाहते हैं कि और किसी के पास फोस्टर केयर में जाए। तो ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग, यानी अगर बेसिक ट्रेनिंग होगा तो बाद में रिफ्रेशर ट्रेनिंग की हम बात कर सकते हैं। केस आधारित प्रशिक्षण, जो फिर डॉक्टर वसुंधरा ने जो बताया हमें, मुझे लगता है कि केस आधारित प्रशिक्षण का मॉड्यूल हमें डेवलप करना पड़ेगा। मेंटरशिप मॉडल, ये मेंटरशिप मॉडल की हम बात कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में एक अनुभव रहा है कि जब आप किसी सिस्टम को कंटिन्यूस प्रोसेस में लाना चाहते हो तो हमें मेंटरशिप करना बहुत ज़रूरी है। तो हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप, ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेंटरशिप का एक मुद्दा हमें डेवलप करना पड़ेगा। और जिला स्तरीय समीक्षा कार्यशाला है, यानी किस तरह का, यानी रिव्यू करना होगा, उसका मॉनिटरिंग करना होगा। तो मॉनिटरिंग किन आधार के ऊपर हम करेंगे, इसकी हमें ठीक से तैयारी करनी पड़ेगी। फिर इसमें कौन लोग सहभागी हो सकते हैं, तो फोस्टर केयर से संबंधित कानूनी और नीतिगत प्रावधानों को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों के सर्वोत्तम हित के आधार पर निर्णय लेना सीखे, तो ये उद्देश्य हमारा हो सकता है। केस मैनेजमेंट, होम स्टडी और चाइल्ड स्टडी, अब ये 3 अलग अलग मुद्दे हैं। लोग क्या हमने केस हैंडल किया ऐसे बोलते हैं, वो कोई खिलौना है हैंडल करने के लिए। तो केस मैनेजमेंट, यही शब्द सही है। ये केस मैनेजमेंट यानी आप सारे स्तर के ऊपर बच्चों के साथ काम करने के लिए तैयारी करते हो। तो केस मैनेजमेंट, होम स्टडी एंड चाइल्ड स्टडी, ये सारे मुद्दे को हमको समझना होगा। ट्रॉमा इन्फॉर्म एवं बाल संवेदनशील दृष्टिकोण किस तरह से हम अपना सकते हैं उसके बारे में,
और निगरानी और फॉलोअप को सुदृढ़ करने के लिए। तो ये 5 महत्वपूर्ण मुद्दे हो गए अगर हमें ट्रेनिंग को सक्षम करना होगा तो। कौन लोग हो सकते हैं ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग किसके साथ हो सकता है? देखो ये एक बड़ा मुद्दा है अभी कि ट्रेनिंग किसके साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे जैसे लोगों के साथ भी होना चाहिए। तो अगली बार सोमनाथ फाउंडेशन सिर्फ 2 दिन का ट्रेनिंग इसलिए लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए कि जिसमें इन सारे मुद्दों को समझने के लिए हमारे बीच में टकराव हो, हमारे बीच में बातचीत हो, हमारे बीच में म्हणजे आपण घुसळण केली पाहिजे आपल्याकडे चर्चा करून आणि मग त्याच्यातनं मॉडेल तयार करायला आपण प्रयत्न केला पाहिजे। तो मुद्दा असला पाहिजे। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, अभी इसको हमें खोजना पड़ेगा ना महाराष्ट्र में। हाँ, मिशन वात्सल्य में बहुत पैसे है, 13 के 13 लोगों के लिए पैसे आ रहे, बराबर ना दिवेश? हाँ, क्या नहीं खोजना पड़ेगा इन्हें। कितने लोग हैं दिवेश? 15 में से कितने लोग हैं? नहीं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ मैं अरे व्यक्तिगत मत ले, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कितने लोग हैं और आप लोग भी अंदर जाने के लिए क्या कर रहे हैं मुझे पता है। बराबर कि नहीं? तो कितने लोग हैं? 3 या 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, कितनी है? यहाँ तो एक ही है। मुंबई जैसे शहर में सिर्फ अकेली मीरा ही है। वास्तविकता ये है, तो दिक्कत है नहीं। आप यहाँ पधारे इसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपके जिले में आप कितने हैं? तो पैरवी हमारी सबसे पहले कहाँ होगी? लोग अपॉइंट हो, लोग अपने प्लेस में हो। जब वो लोग होंगे तभी हम ये सारी बातें कर रहे हैं ना। होम स्टडी ठीक से होना चाहिए, फैमिली ठीक से होनी चाहिए। ये सब कब अच्छा होगा? जब जगह पर लोग होंगे ये सब काम करने के लिए। अगर लोग ही नहीं है तो काम कौन करेगा? तो ऑन व्हाट कॉस्ट? बच्चों का हम इतना अगर 43% बच्चों की लोक संख्या के लिए अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर दिक्कत है। तो हमारे पैरवी के मुद्दे इनके साथ ये भी होना उतना ही जरूरी होगा। तो ये हमको समझना होगा। जिला स्तर पर बनाई गई समिति, अभी महाराष्ट्र में जिला स्तर के ऊपर समिति बनाई गई, बराबर मैडम? बड़ाई मैडम बरोबर की नहीं? हाँ, कारण काम है ना, क्यों पता है? काम को ये पता ही नहीं है कि समिति है और ये समिति की जिम्मेवारी है मॉनिटर करना और प्रोसेस करना। जिले के कलेक्टर जिम्मेवार है इसके लिए। हमारी कलेक्टर की मीटिंग में इन सारे मुद्दों को लेकर आप राइट टू इन्फॉर्मेशन में जानकारी निकाले सोमनाथ फाउंडेशन कि कितने मीटिंग में कलेक्टर ने इसको लेकर बात की है, मुद्दा समझ में आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमको इस तरीके से समझना होगा। हमारा मुद्दा अगर हमें लेकर जाना है तो हमें, जैसे आपने बताया, हमें भी तैयारी के साथ लड़ना होगा। हमारी तैयारी अगर कम पड़ेगी तो हमें क्या किया जाएगा? ये होने वाला है, उसी को लेकर हम खुश होकर मीटिंग के बाहर चले जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हमें बैठकर बताना पड़ेगा कलेक्टर को हर जिले के कि भाई इसको लेकर आप प्रायोरिटी के ऊपर मीटिंग लो, इसमें ये मुद्दे होने चाहिए। वापस हम सबकी जिम्मेवारी उसमें उतनी ही महत्वपूर्ण है जो आनी चाहिए। तो मुद्दा लेना पड़ेगा। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, ये तो एक बड़ा मुद्दा है अभी महाराष्ट्र में। हाँ, आता त्याची उसका हमने पूरा इंक्वायरी किया, लेकिन बाद में उसको लेकर कुछ नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन हमने जानकारी 6 के 6 डिवीजन की एज ए कमीशन करके हमने इंक्वायरी की थी कि भाई इतने सारे बच्चों को घर पे भेजा कैसे गया? अगर वो परिवार संभाल सकता है ऐसे कठिन परिस्थिति में तो उन्होंने पहले क्यों नहीं संभाला? ये सारे मुद्दे हमने उठाए हैं, अभी तभी भी उठाए थे, आज भी वो मुद्दे कायम है। उसके बाद एक कमीशन आके चला भी गया। लेकिन उसके अभी अगर एक आने वाला है, कब आएगा पता नहीं, तो ये होगा। तो ये मुद्दे हम सबके लिए समझना। तो बाल कल्याण समिति के सदस्य, बाल गृह का स्टाफ, अभी जब हम बाल गृह का स्टाफ बोलते हैं ना तो हम लोग सिर्फ प्रोबेशन ऑफिसर्स चुनते हैं ना, केयर टेकर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर सभी 100%, हाँ, जो खाना बनाते हैं स्वयंपाकी से लेकर सबके साथ ट्रेनिंग होना चाहिए। ये अपना मुद्दा होना चाहिए। काउंसलर और केस वर्कर इनके साथ साथ बच्चे के साथ भी होना चाहिए कि जैसे ये मुद्दे को लेकर ऑलरेडी पहले इसमें बात हो चुकी है तो इसमें हम ज़्यादा नहीं कहेंगे तो इस मुद्दे को। लेकिन जिस परिवार में बच्चा जाने वाला है उस परिवार के साथ, और जिस परिवार से बच्चा है उस परिवार के साथ भी। और हम गलती क्या करते हैं? उस परिवार को अंधेरे में ही रख रहे हैं। जिस परिवार से बच्चा जाने वाला है उसके साथ भी बात होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो क्रॉस कल्चर का जब मुद्दा आता है ना तो इसके कारण ही आता है, हम ठीक से समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये सारे मुद्दे, तो इन सब के साथ में हम ट्रेनिंग कर सकते हैं क्या? ये मुद्दा है।
ढांचा क्या हो सकता है इसमें, तो जेजैक को लेकर जो विकास ने जो आज सुबह बढ़िया प्रेजेंटेशन किया, तो वो सारे मुद्दों को हमें ठीक से अनपैक करना होगा। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमें अनपैक करना होगा। कानून का मतलब क्या निकलता है उसके बारे में हमको और स्पष्टीकरण देना होगा। इसके साथ साथ मॉडल फोस्टर केयर के दिशा निर्देश जो अपने सर ने जो बताया, जगन्नाथ सर ने जो बताया, वो सारे मुद्दे जो है उसको भी हमको साथ में लाना पड़ेगा। CWC, DCPO, NGO की जिम्मेवारी है, तीनों का रोल अलग अलग है और तीनों व्यवस्थाएं इन प्लेस होनी चाहिए। जब वो इन प्लेस होंगी तो ही ये सारी चीज़ें हो सकती है। संस्थागत देखभाल बनाम पारिवारिक देखभाल, इसमें क्या फ़र्क है, जिसको लेकर वापस एक मुद्दा जो सुबह विकास ने ठीक से बढ़िया बताया है, तो उसको हम नहीं लेंगे। हाँ, फोस्टर केयर के लिए बच्चों एवं परिवारों का सही आकलन करना, जिसमें चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट, होम स्टडी रिपोर्ट, प्लेसमेंट की निर्णय प्रक्रिया, ये बड़ा मुद्दा है। प्लेसमेंट की निर्णय प्रक्रिया कौन करेगा? जैसे कल हम सुन रहे थे ना, बच्चे ने हमें बोला हमें अच्छा लगा, हमने बच्चों को भेज दिया। अरे आप कौन होते हो? तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्लेसमेंट कमेटी क्यों बनाई गई है? तो क्या प्लेसमेंट कमेटी में निर्णय हुआ? क्या प्लेसमेंट कमेटी के साथ उसको लेकर डिस्कशन हुआ? क्या कलेक्टर का उसके लिए ये आया है, नोट्स उसके तैयार हुए उसके ऊपर ना? अगर वो नहीं है और कल उस परिवार के साथ, बच्चे के साथ अगर कुछ होता है तो हु आर रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेवार कौन रहेगा, ये हमें समझना होगा। तो इसके लिए ये मुद्दे को हमको देखना होगा। और जोखिम एवं सुरक्षा का आकलन, यानी ये एक बड़ा मुद्दा है जो श्रेयाताई, मैं आपको विनंती करूंगा कि चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी, हमारे संस्था अंतर्गत कितने संस्थाओं की CCI की खुद की चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी है? अगर है तो उसका रिव्यू कितना होता है? अगर नहीं होता है तो क्या मुद्दे हैं? हम लोग काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, अभी डोनर रिक्वायरमेंट इसके लिए किसी संस्था की लेते हैं, नाम बदलते हैं गूगल में डालकर, और वहीं उनको पूछा जब जाता है कि इसमें क्या ये मुद्दा ये क्या है, हमको नहीं पता ना, इसे नहीं चलेगा। तो चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी को भी हमें ज़्यादा बढ़ावा देना होगा। चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी हमारी भी सबकी होनी चाहिए, सोनाथ फाउंडेशन की भी खुद की होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ आप डील कर रहे हो, तो बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो हमारी भी चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी होना उतना ही जरूरी होगा। स्टेट को भी हमें बोलना होगा कि महाराष्ट्र स्टेट के CCI के लिए चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी का हमें तैयार करना पड़ेगा, ढांचा तैयार करके देना होगा। तो चाइल्ड सेफ गार्डिंग पॉलिसी एक बड़ा मुद्दा है, उसको रिव्यू करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना पड़ेगा। ट्रॉमा इन्फॉर्म केयर को लेकर हम बात करेंगे बच्चों की, जिसको लेकर बहुत बढ़िया बात हमारे दोनों वक्ताओं ने की है। डॉक्टर राजगुरु और डॉक्टर वसुंधरा ने, तो उसको लेकर हम ज़्यादा बात नहीं की है, लेकिन ये सारे मुद्दे हैं। अभी इसमें ये एक मुद्दा आ रहा है, संवेदनशील संवाद कौशल्य। बच्चों के साथ हम बात क्या करते हैं, बात करते हैं तो कैसे करते हैं? हाँ, सवाल जवाब, और हमारी अपेक्षा ये होती है कि बच्चों ने हमें जवाब तुरंत देने चाहिए, हमारे टाइम में ही देने चाहिए, हम जो सोचते हैं वैसे ही देने चाहिए। ये CWC भी वैसे ही करती है, बहुत गंदे सवाल पूछती है, बहुत गंदे सवाल, यानी सामने वाले व्यक्ति को बोलने के लिए डर लगता है, इस तरह के सवाल जवाब किए जाते हैं जो पहले से ही, अगर कोई पॉक्सो की केस उनके सामने आती है तो सोचते ही होते हैं कि तूच तशी असशील, तुलाच खाद आहे सगळं करायची। अरे आप ये सवाल इस तरह से बात करेंगे, उसने क्या किया वो बात का मुद्दा है, लेकिन आज वो हमारे सामने मदद मांगने के लिए है, तो हमारी भूमिका उस आधार के ऊपर होनी चाहिए। ये सोच हमें कहीं ना कहीं तैयार करने की जरूरत होगी। तो ये है, तो ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। निगरानी और फॉलोअप को लेकर जो मुद्दा आता है, इसमें ये सारा कंपोनेंट हो सकता है कि जिसमें अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैं पहले क्या हो सकता है, ड्यूरिंग क्या हो सकता है और बाद में क्या हो सकता है, इसके उस कंपोनेंट का उद्देश्य भी क्या हो सकता है, उसमें किस तरह की मुद्दे आने चाहिए, इसके बारे में भी बात कर रहा हूँ। और ये सारे प्रक्रिया में जिला स्तर के ऊपर हमें चेकलिस्ट भी तैयार करना जरूरी है। आज की तारीख में कोई चेकलिस्ट नहीं है। दिवेश है चेकलिस्ट, कोई चेकलिस्ट है हमारे कि भाई ये चीज़ों को हमको टिक मार्क करना है, ये चीज़ों को ध्यान देना है, ये चीज़ों को हमको समझना है, ये चीज़ों को हमको जानना है? अगर है तो बढ़िया, अगर नहीं है तो उसको भी तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। और फॉलोअप, ये सारी चीज़ें हमको देनी पड़ेगी। अभी ये रहा सिस्टम के साथ का।
अभी बस्ती स्तर के ऊपर भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अवेयरनेस अगर हम लेकर नहीं जाएंगे बस्तियों में तो दिक्कत आएगी। तो फॉस्टर केयर और दत्तक व्यवस्था में जो कन्फ्यूजन है वो हमें सबसे पहले निकालना होगा, जो मुद्दा बार बार आज सुबह से आ रहा है। तो ये कन्फ्यूजन हमें बहुत क्लियर बताना होगा कि दत्तक प्रक्रिया एक अलग मुद्दा है और फॉस्टर केयर ये एक अलग मुद्दा है। तो ये क्यों देनी चाहिए, और एक मुद्दा कानून की जानकारी। लोग डरते हैं, लोगों को पता नहीं है, तो लोगों को पॉजिटिविटी के साथ में समझाना उतना ही जरूरी है। अभी भी स्वीकारना मुश्किल हो रहा है कि हम किसी बच्चे के साथ में इस तरह की प्रक्रिया कर सकते हैं, तो उसको भी हम लाने की कोशिश करें। और समाज का जो डर है, तो ये 4 मुद्दों को लेकर हमें काम करना पड़ेगा कि बस्तियों तक अगर ये जानकारी पहुंचानी होगी तो ये 4 व्यवस्थाओं का डर हमें निकालना होगा। और फिर किसके साथ काम करना होगा, तो पंचायत राज यानी PRS सिस्टम। तो PRS सिस्टम को हमको बाजू में रखते हुए हम काम नहीं कर सकते हैं। तो PRS सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग करना, PRS सिस्टम का इस्तेमाल करना, इस मुद्दे को लेकर हम गांव और वार्ड स्तर के ऊपर बाल संरक्षण समिति, ये सबसे बढ़िया मॉनिटरिंग व्यवस्था हमारे लिए हो सकती है। लेकिन आज के तारीख में है हम आंकड़ों में ही उलझे हैं। इतने सारे हमने किए, ऑन पेपर सब है, कितने सच में काम कर रहे हैं हम सबको पता है। और शहरों में तो अभी भी मुश्किल जा रहा है। इलेक्शन तो अभी हुए। अभी ये कारण बताया जा रहा था गए 3-4 साल में, क्या इलेक्शन होने के बाद। अभी तो इलेक्शन भी हो गए, सारे इलेक्शन हो गए, तो अभी प्रायोरिटी के ऊपर ये सब चीज़ें करने की जरूरत होगी। तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। जात पंचायत के साथ भी हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारे जाति के जहाँ लड़कियों की संख्या कम है वहाँ से लेकर हमें ढूंढना पड़ेगा। ये सारा गांव स्तर के ऊपर हमें समझना होगा। और जात पंचायत के साथ में और शाला व्यवस्थापन समिति, ये शाला व्यवस्थापन समिति में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि स्कूल में आने वाले बच्चे, और ये बच्चे स्कूल में रहेंगे, स्कूल में रहने के बाद इन बच्चों को अगर स्कूल में कहीं तकलीफ होती है तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी सिर्फ बच्चे के परिवार, बच्चे के साथ काम करना मुद्दा नहीं रहा। अभी काम करना है तो जहाँ बच्चे की शिक्षा भी पूरी हो, बच्चे की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गांव के लोग भी मदद करें, तो ये सारे मुद्दों को हमको समझना जरूरी होगा। और ये सारे प्रक्रिया में जो बड़ा मुद्दा है, हमें पैरवी किसके साथ करनी होगी। तो सबको सिर्फ महिला और बाल विकास विभाग ही दिखता है, ये एक विभाग है, इसके सभी व्यवस्था के साथ हमें काम तो करना पड़ेगा। महिला और बाल विकास विभाग के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली यानी बच्चों के संदर्भ में जितने भी केस व्यवस्थापन शुरू कहाँ होता है, सबसे पहले वहीं से होता है। तो वहीं से ये सारी चीज़ें हमें लानी पड़ेगी। आरोग्य डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उनका रोल बड़ा है इसमें। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ शिक्षा विभाग चाहिए ना, लेकिन शिक्षा विभाग के कहीं पर भी आज लंबे तक उनकी लिस्ट में फोस्टर केयर को लेकर कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो जैसे 1% आरक्षण की बात नौकरी में हो रही है, वैसे ही फोस्टर केयर के बच्चों को स्कूल में आरक्षण की बात होनी चाहिए। ये करना पड़ेगा हमको। ये लंबी रेस का घोड़ा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर बात करनी पड़ेगी। आदिवासी विकास विभाग, वापस ट्राइबल डिपार्टमेंट को हम छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारे जगह पर ट्राइबल स्कूल्स के अलावा, सामाजिक न्याय विभाग के स्कूल के अलावा बाकी और भी स्कूल्स है जिनके साथ हमें ये काम करना जरूरी होगा। क्योंकि हम अभी भी CCI के बच्चों की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बाकी राज्यों में क्या है मुझे नहीं पता। सिर्फ एक मुद्दा मैं महाराष्ट्र का आपको बताना चाहता था, जो सुबह से मुद्दा बार बार आ रहा था कि विकलांग बच्चों के संदर्भ में क्या, विकलांग बच्चों के संदर्भ में क्या। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि विकलांग बच्चों की व्यवस्था अब सामाजिक न्याय विभाग करता है। तो सामाजिक न्याय विभाग के साथ अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा महिला बाल विकास विभाग का फोस्टर केयर को लेकर, तो वो बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चों को आप ये क्यों कर रहे हैं। ये सब बाद में ये बाद में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो हमें वो भी समझना पड़ेगा। या कुछ लोग ये कह रहे हैं ना अभी कि विकलांग बच्चों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ में क्या करना पड़ेगा। अब वापस देखो, आपके लिए सपोर्ट सिस्टम कौन सी है,
सामाजिक न्याय विभाग की है महाराष्ट्र में, तो उनके साथ पहले डायलॉग करना पड़ेगा, उनको इसमें जोड़ने की प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तब ये जाकर प्रक्रिया आगे जा सकती है। शहर और ग्राम विकास विभाग, यानी शहरी स्तर के ऊपर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सारे होने चाहिए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ साथ सारे पंचायत राज सिस्टम PRI होनी चाहिए। इन सब की मदद हमें करनी पड़ेगी, इन सब के साथ में हमें काम करना पड़ेगा। इन सब के साथ में काम करते हुए हमें बहुत सारा मुद्दा आगे लेकर जाने के लिए प्रयास करना होगा। और बाद में सबसे अंत में उसको मैंने थोड़ा सा और हाईलाइट किया है। कौन सा डिपार्टमेंट है? फाइनेंस। अभी हमारे लिए ये फाइनेंस डिपार्टमेंट को समझना, फाइनेंस डिपार्टमेंट में फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ महिला बाल विकास का फाइनेंस हम देखेंगे तो नहीं चलेगा। हमें ये सारे के सारे डिपार्टमेंट के हिस्से में बच्चों का हिस्सा कितना है, देखो मैं वापस क्या कह रहा हूँ, इनके हिस्से में बच्चों का हिस्सा कितना है, इसके बारे में समझना होगा। जब इनके बारे में हम समझेंगे तो फिर हमें मांगना आसान होगा। आई बाळाला दूध कधी पाजते? रडल्यावर. मुलं हुशार असतात, त्यांना माहिती असतं की आईचं लक्ष कधी वेधून घ्यायचं। वैसे हम बड़ों को अभी करना पड़ेगा। तो अगर सरकार को लगता है कि सरकार हमारे मुद्दों के ऊपर ध्यान दे, तो हमें ये सारे लोगों की जानकारी, ये सारे व्यवस्थाओं की जानकारी, ये सारे व्यवस्थाओं के साथ काम करने के तरीके मुझे लगता है कि हमें ढूंढने पड़ेंगे, इन सब के साथ काम करना पड़ेगा। और अगली बार जब हम मीटिंग करेंगे तो ये सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ होने चाहिए। क्या लगता है आपको? हाँ, तो नहीं तो फिर हम लोग हमारे में ही हम सब मानने वाले लोग हैं, उनमें इन सारे मुद्दों को लेकर चर्चा करके फायदा क्या होगा? तो अगला पड़ाव हमारा क्या होगा कि और तरह के और अलग अलग विभाग के लोग हमारे साथ बैठे, बात करें, समझे। उनके लिए भी ये समझना होगा ना, तो उनको समझे और बाद में फिर आगे जाने के लिए प्रयास करें। तो ये सारी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। और इस सारे मुद्दों को लेकर हम अभी चर्चा तो करेंगे, लेकिन ये जो शायरी है मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये शायरी ये बताती है कि एक दिन हम सब अपनी अपनी चुप्पियों को लेकर मर जाएंगे, और हमारा सबसे आखिरी ख्याल होगा हमें बोलना चाहिए था, हमें बोलना चाहिए था।